Hello student, myself Dr. Ashish Maheshwari, Deputy Director Motion Education Private Limited। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ महा रिवीजन के अगले सेगमेंट में। पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने चैप्टर की शुरुआत से यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से लेकर जीन इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये सारी बातें कवर की। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के पार्ट 2 पर, चैप्टर का अगला बचा हुआ बाकी का भाग, जिसमें आज हमारा पार्ट जो रहेगा उसमें क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसको भी हम वही क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको पिछला लेक्चर भी पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये जो है आपको एक फिगर दिखा रखा है इस क्वेश्चन में, द फिगर डिपेक्ट, और पूछा गया है कि इस फिगर के अंदर दरअसल क्या चीज़ दिखाई गई है। अब देखिए, ये जो फिगर है पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2 करके 2 फिगर बने हुए हैं। ये डायग्राम देखते ही हर स्टूडेंट के दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डायग्राम कहाँ से आया है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम पेज नंबर 82, 83 पर दिया हुआ है। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के टॉपिक में मेंडेलियन जो चीज़ें थी, सेग्रीगेशन, असोर्टमेंट, इनको क्रोमोसोम पर अप्लाई किया गया है और वही चीज़ यहाँ पर दिखा भी रखी है। ठीक है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी दिखा रखी है, आप इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर डायग्राम में 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, एक थोड़ा सा लेंदी क्रोमोसोम है, बड़ा है, और एक छोटा क्रोमोसोम है। अच्छा, हर पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम डार्क कलर का और एक क्रोमोसोम लाइट है, क्योंकि फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए डार्क और लाइट दिख रहा है। अदरवाइज ये येलो, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, इस तरह के कलर दे रखे हैं आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो। अच्छा, ये डायग्राम हमें क्या दिखाता है, हमें सिर्फ ये पूछा गया है। अगर आप ध्यान देखें तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखो, दो क्रोमोसोम के पेयर दिख रहे हैं। ये देखिए, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। ठीक है, और मियोसिस के टाइम, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्रोमोसोम जो सेपरेट होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, उसी को लेकर ये डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम ये बताना चाह रहा है कि देखिए, पॉसिबिलिटी 1 में बड़े वाले क्रोमोसोम का डार्क क्रोमोसोम और छोटे वाले का लाइट कलर का क्रोमोसोम एक गैमेट में गया है। दूसरे में ये लाइट और ये डार्क गया है, इस तरह से गया है। सेकंड में इसका ठीक उल्टा दे रखा है। अब क्योंकि यहाँ पर लाइट डार्क, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो इसलिए लाइट डार्क दिख रहा है, अदरवाइज ये डायग्राम कलरफुल वे में भी है। अब मैं काम करते हैं, हम एनसीईआरटी में भी ये चीज़ देख सकते हैं। वेट ए मिनट, हम एनसीईआरटी ओपन करके देखते हैं। एनसीईआरटी देखिए, ये आपके सामने एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में ये डायग्राम यहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया। ये पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2 ये दिख रही है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, एक पॉसिबिलिटी के अंदर ये येलो कलर का और ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, और एक में रेड और ग्रीन, 2 तरह के क्रोमोसोम है। अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि जब गैमेट बनते हैं तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर पेयर, और एक पेयर जब सेपरेट होता है तो दूसरा जो पेयर उसके सेपरेट हो रहा है वो उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसा आप देखिए, बड़े वाले क्रोमोसोम में जब गैमेट बना तो एक तरफ तो चला गया ब्राउन वाला और एक तरफ चला गया येलो कलर का क्रोमोसोम। अब छोटा वाला जब सेपरेट हुआ तो एक तरफ ग्रीन आया और एक तरफ आया रेड। अब आप देखिए, इस पहले वाली पॉसिबिलिटी में अगर हम ध्यान दें तो गैमेट कुछ इस तरह से बने कि बड़े वाले क्रोमोसोम का ब्राउन और छोटे वाले का ग्रीन एक साथ गया हुआ है, और एक गैमेट के अंदर येलो और रेड गया हुआ है। लेकिन सेम ऐसी कैसी पॉसिबिलिटी और हो सकती थी। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये भी पॉसिबल था कि बड़े वाले का ब्राउन इधर छोटे वाले का रेड आ जाता और येलो के साथ ग्रीन चला जाता। एंड देयर इज एन इक्वल चांस द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एनी ऑफ द क्रोमोसोम कैन मूव ऑन एनी साइड, और एक पेयर दूसरे पेयर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो ये चीज दिखा रखी है, क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, 1 पेयर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर पेयर, ये इस डायग्राम में दिखाना चाह रहा हूँ। इस चीज को अगर हम बात करें कि ये क्या डिपिक्ट करता है तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 पेयर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर पेयर मींस इट इंडिकेट्स लिंकेज, सॉरी इट इंडिकेट्स इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है, तो ये असोर्टमेंट शो करता है। असोर्टमेंट का साफ कहना है कि 1 यूनिट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर यूनिट, चाहे वो जीन के लिए हो चाहे वो क्रोमोसोम के लिए हो, हर कोई इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी एक्चुअली इंडिकेट्स द इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी का ही एक और पार्ट लेते हैं, और ये वो पार्ट है जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते रहते हैं। मैंने इस चीज़ को इसलिए इंक्लूड किया है। आप देखिए,
कॉलम ए कॉलम बी क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर ही इस जहां मैंने अभी ये डायग्राम बताया था उसके ठीक ऊपर कॉलम ए कॉलम बी का एक पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वही कॉलम के 3 पॉइंट मैंने यहाँ वापस लिखे हैं। अब आपको इन तीनों पॉइंट को पढ़ करके ये चीज बतानी है कि कौन सा कॉलम जीन के लिए है और कौन सा कॉलम क्रोमोसोम के लिए है। ठीक है, ये चीज बतानी है। तो हम इसको जीन और क्रोमोसोम दोनों पर अप्लाई करें। सबसे पहले तो बात करें तो दे अकर इन पेयर एंड अकर इन पेयर, दोनों तरफ फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक और सेम लिखा हुआ है। तो पहले पॉइंट के बेस पर तो हम इनको जीन और क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड इनटू गैमेट्स। ठीक है, और इधर सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट। दोनों तरफ एक जैसी बात लिखी गई है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस वाले सेकंड पॉइंट के अंदर भी ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है जिससे कि हम इसको जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंशिएट कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहां लिख रहा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये चीज जैसा कि मैंने आपको कहा कि एज सच एनसीईआरटी के दोनों कॉलम हैं। एक बार फिर से देखिए इसी डायग्राम के ठीक ऊपर ही आपको कॉलम ए कॉलम बी मिलेंगे, वही के वही कॉलम का कंटेंट मैंने वहां क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कॉलम जीन के लिए करें, कौन सा क्रोमोसोम के लिए करें। एक बात तो क्लियर है, इसको पढ़कर दिख रहा है कि पहले और दूसरे पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डिफरेंस आएगा वो थर्ड पॉइंट से आएगा। थर्ड पॉइंट में कॉलम ए में लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और कॉलम बी लिखता है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, ज्यादा आसान तरीका मैं बताता हूँ हर बार क्लास में। पहले हम कॉलम बी सॉल्व करें। देखिए वन पेयर अनदर पेयर लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया जीन का ये एक पेयर ए और दूसरा पेयर बी। और चलो क्रोमोसोम पर भी अप्लाई करना, तो क्रोमोसोम का ये एक पेयर और ये क्रोमोसोम का दूसरा पेयर। ठीक है, अब जरा इस स्टेटमेंट को जीन और क्रोमोसोम दोनों पर अप्लाई करो, जिस पर पूरी तरह से एप्लीकेबल हो उसके लिए आंसर करेंगे। तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये अगर मैं जीन पर अप्लाई करता हूं और ये मैं अगर क्रोमोसोम पर अप्लाई करता हूं तो किस पर अच्छे से एप्लीकेबल हो रहा है। क्रोमोसोम के केस में ये एक पेयर दूसरे पेयर से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। देखिए क्रोमोसोम का एक पेयर क्रोमोसोम के दूसरे पेयर से हमेशा इंडिपेंडेंट। हर पेयर, अभी अपन असॉर्टमेंट में बताया, हर पेयर मेटाफिजिक प्लेट पर अपने अपने हिसाब से आकर के जमा होता है और उनका सेपरेशन होता है। तो एक पेयर कभी दूसरे पेयर को देख के काम नहीं करता या वो दोनों साथ चलते हों, ऐसा भी नहीं है, सब इंडिपेंडेंट रहते हैं। क्रोमोसोम के लिए ये बात हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन जीन की बात करें तो जीन का ये पेयर जीन के दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होगा क्या, ए बी। ए जीन बी जीन से इंडिपेंडेंट कब होगा, ये केवल तभी इंडिपेंडेंट होगा जब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे। लेकिन अगर ये दोनों मान लो ये इस तरह के इस क्रोमोसोम पर है, जैसे जीन ए यहाँ है और बी यहाँ है, तब तो ये बिल्कुल अलग अलग और इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इस एक ही क्रोमोसोम पर जीन ए और बी दोनों भी आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंकेज। अगर जीन लिंक्ड हैं तो लिंकेज के केस में ये लाइंस पॉसिबल नहीं है कि वन पेयर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर पेयर। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट नहीं है, लिंक्ड जीन साथ साथ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, नॉट एप्लीकेबल ऑन लिंक्ड जीन। तो ये लिंक्ड जीन पर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कॉलम बी जो है ये हमें किसके लिए करना चाहिए, क्रोमोसोम के लिए करना चाहिए। कॉलम ए जो है कॉलम बी जीन के लिए क्यों नहीं होगा, तो ये थर्ड पॉइंट बता रहा है कि इसमें लिंक्ड जीन शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमने वन पेयर अनदर पेयर लिखा है और लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट नहीं होते। अब कॉलम ए में आइए, कॉलम ए में लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट पेयर जैसे मान लीजिए जीन ए और जीन बी है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम के भी पेयर बना लो फिर से। अब जीन पर अप्लाई करते हैं, तो क्या जीन का ये पेयर जीन का ए जीन का बी जीन के पेयर से इंडिपेंडेंट कब है, पहले लिख रहा है जो इंडिपेंडेंट पेयर हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट पेयर कौन से जीन होंगे, जो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होंगे, दे आर सेड टू बी द इंडिपेंडेंट पेयर। तो जैसे इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर, तो लिंक्ड जीन तो आए नहीं, क्योंकि लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट पेयर नहीं है, वो तो साथ साथ जाते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, तो इसमें सिर्फ वो जीन आएंगे जो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, जो असॉर्टमेंट शो करते हैं। तब ये लाइन क्या जीन पर एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया इंडिपेंडेंट पेयर लेना है।
तो इसका मतलब आपको लिंक्ड जीन लेने ही नहीं है, और जब लिंक्ड जीन नहीं लेने हैं तो ये लाइन बिल्कुल जीन पर एप्लीकेबल है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है, जो जीन पेयर इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, एंड दिस डजंट इंक्लूड लिंक्ड जीन। ठीक है, तो इसमें लिंक्ड जीन नहीं आते। तो इसलिए जीन ए, कॉलम ए जो हो जाएगा ये हमारा जीन के लिए, कॉलम बी क्रोमोसोम के लिए। ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार बात और है, कॉलम ए की लाइंस इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, क्या ये क्रोमोसोम पर एप्लीकेबल नहीं होती क्या? क्रोमोसोम का एक पेयर क्रोमोसोम के दूसरे पेयर से तो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, वो तो हमेशा इंडिपेंडेंट है। क्रोमोसोम तो कब साथ गए? कभी नहीं। तो क्रोमोसोम के पेयर तो इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। इसका मतलब ये क्रोमोसोम पर भी एप्लीकेबल है, एंड दैट इज द यूनिक थिंग। मतलब कॉलम ए एम्बिगुअस है, ये जीन और क्रोमोसोम दोनों के लिए होगा। ठीक है, अब क्योंकि हम 1-1 आंसर देते हैं, कॉलम बी हम जीन के लिए कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लिंकेज की प्रॉब्लम आती है, तो कॉलम बी तो क्रोमोसोम के लिए रहेगा। तो हमें सिंगल आंसर देना होता तो हम कॉलम ए को जीन कर देते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि क्रोमोसोम के लिए तो कॉलम ए भी एप्लीकेबल है और कॉलम बी भी सही है। ठीक है, इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉलम्स को कैसे देखना, आपको लिंकेज के बेस पर ध्यान रखना है। और जब वन पेयर अनदर पेयर कहते हैं ना, तो नॉन एलिलिक जीन होते हैं, ए बी बी, वन पेयर अनदर पेयर। और उसको जब आप अप्लाई करोगे लिंकेज और असोर्टमेंट के साथ, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि जब हम कहेंगे एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट है तो उसमें तो सारे जीन आ गए, तो फिर लिंक्ड जीन की वजह से ये लाइन सही नहीं होती। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, तो इसमें केवल असोर्टमेंट वाले जीन आए, क्योंकि लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट पेयर नहीं कहे जाते हैं। इसलिए कॉलम ए की लाइन जीन पर तो एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सिर्फ असोर्टमेंट वाले जीन को ही लेगी। ठीक है, तो इस तरह से अपने को दोनों कॉलम का दोनों कॉलम का सॉल्यूशन आना चाहिए। अब इसके बेस पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, अब जरा आप आराम से आंसर बता सकते हैं। ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द कॉलम ए आर ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर क्रोमोसोम, ऑल द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम बी आर ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के लिए तो ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, ऑल दीज स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम ए आर ऑल्सो ऑलवेज ट्रू फॉर जीन, कॉलम ए के स्टेटमेंट जीन के लिए भी ट्रू हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नाउ ऑल द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम बी आर ऑलवेज ट्रू फॉर जीन, कॉलम बी के स्टेटमेंट जीन के लिए ट्रू नहीं होंगे, ऑलवेज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लिंक्ड जीन की प्रॉब्लम आएगी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, क्रोमोसोम के लिए सारे सही हैं, कॉलम ए बी, जीन के लिए कॉलम ए बी नहीं। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया डी। ठीक है, कॉलम बी जीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ लिंक्ड जीन। क्लियर? तो ये दोनों कॉलम ए और बी को कैसे सोल्व करते हैं, अक्सर ये डाउट रहता है सबके दिमाग में, इसको आप जी लिंकेज और असोर्टमेंट के बेस पर सॉल्व कीजिएगा, आराम से हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने लिंकेज की थ्योरी और लिंकेज के कंसेप्ट को लेकर के एक क्वेश्चन और बनाया है। लिंकेज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस तरह से एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन लिंकेज शो करते हैं। जैसे जीन ए यहाँ है, ये स्मॉल ए, ये बी और ये स्मॉल बी, तो ए और बी जीन लिंक्ड हैं। ठीक है, दोज जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम विल शो लिंकेज, दे विल इनहेरिट साइमल्टेनियसली, साथ साथ इनहेरिट करते हैं। क्लियर सबको? ठीक है, अब जो साथ साथ जाते हैं, बिल्कुल जाते तो साथ साथ ही, लेकिन कभी कभी इनके साथ को तोड़ दिया जाता है। और लिंक्ड जीन के लिंकेज को या उनके साथ को कौन अलग करता है? तो लिंक्ड जीन को सेपरेट करता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इन लिंक्ड जीन को सेपरेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा होता नहीं है, इस वजह से हमें लिंकेज काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो रिकॉम्बिनेंट पैदा होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन देयर विल बी ए चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चाहे कम ही सही लेकिन होता जरूर है। ठीक है, अब ऐसे में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर और जीन के बीच की डिस्टेंस का एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। ध्यान रखिएगा कि लिंकेज स्ट्रेंथ, दो जीन जितने पास पास होंगे उनका लिंकेज उतना मजबूत होगा, लिंकेज स्ट्रेंथ। क्योंकि देखिए जीन जितने क्लोज होंगे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो लिंकेज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लिंकेज का जीन के बीच के डिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अब जरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज डिटरमाइंड बाय द
डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इन क्वेश्चन। जो दो जीन हमें दिए हैं इनके बीच की डिस्टेंस से लिंकेज की स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। बिल्कुल सही बात है, होगी कि डिस्टेंस ज्यादा है कम है उसी से तो स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ये लिख रखा है मैंने। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, यानी कि लिंकेज कम होता जाएगा, तो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Then the two genes are said to be linked when they fail to show assortment। बिल्कुल, जब दो जीन असोर्टमेंट शो नहीं करते हैं, इसका पता कैसे चलता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो 9331 का रेशो नहीं आएगा, टेस्ट क्रॉस करोगे डाईहाइब्रिड का तो 1111 नहीं आएगा, तो हमें पता चलता है कि असोर्टमेंट नहीं हो रहा है। और जो जीन असोर्टमेंट शो नहीं कर पाते हैं केवल वो ही लिंकेज शो करते हैं। ठीक है, लिंकेज और असोर्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं हो सकती। दो जीन कोई भी एक प्रोसेस शो करेंगे, आइदर असोर्टमेंट और लिंकेज, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे लिंकेज के लिए, तो ऑल आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिंकेज का, क्रॉसिंग ओवर का और डिस्टेंस का रिलेशन जरूर ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर से मैंने एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाया है लिंकेज को लेकर। एनसीईआरटी ने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के साथ साथ में उन्होंने दो वर्ड यूज किए, लूजली लिंक्ड जीन एंड टाइटली लिंक्ड जीन। जो जिन क्रोमोसोम पर बहुत क्लोज हैं, पास पास हैं, वो इजीली अलग नहीं होते हैं, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर इतना नहीं होता, उनको हम कहेंगे टाइटली लिंक्ड जीन। और वो जब टाइटली लिंक्ड जीन है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। अगर जीन दूर दूर हैं तो दे आर सेड टू बी लूजली लिंक्ड जीन, क्योंकि उनमें स्पेस गैप ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर भी होगा और उनमें रिकॉम्बिनेशन भी आएंगे। उसी पर थीम पर बेस्ड है हमारा ये अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रेस्पेक्ट टू डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि लिंकेज तो हमेशा डाईहाइब्रिड क्रॉस में दिखेगा, ध्यान रखें। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। एक ही क्रोमोसोम पर जो टाइटली लिंक्ड जीन है वो फ्यू रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, टाइटली लिंक्ड जीन ऑन सेम क्रोमोसोम शोज हायर रिकॉम्बिनेशन, गलत हो गया। अगर टाइटली लिंक्ड जीन है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, पहला वाला सही है। Then genes far apart on the same chromosome shows very few recombination। Far apart का मतलब एक ही क्रोमोसोम पर काफी दूर दूर हैं, तो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसे में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आएंगे, फ्यू नहीं आएंगे, ये भी गलत। And gene loosely linked on the same chromosome shows similar recombination as the tightly linked ones। मतलब जो लूजली लिंक्ड जीन है और जो टाइटली लिंक्ड जीन है दोनों सेम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट वाला रहेगा, टाइटली लिंक्ड जीन शोज लेसर रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड जीन शोज मोर रिकॉम्बिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बेस पर एनसीईआरटी ने पेज नंबर 84 पर क्रॉस ए क्रॉस बी भी समझाया है, उस पर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो लिंकेज का और डिस्टेंस का रिलेशन पर क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब लिंकेज के अगर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट दिए जाते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। अब आपको इसका भी मेथड समझाया जाता है। इन एन एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर स्मॉल ए स्मॉल बी जीन्स वर क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप प्लस प्लस। द F1 hybrid that produced was test crossed and the progeny produced in the following ratio। ये टेस्ट क्रॉस का हमें रेशियो दिया है और पूछा है कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। वैसे तो क्वेश्चन में पूरा क्रॉस दे रखा है कि किस किस का किसके साथ क्रॉस हुआ है। ओके, मतलब अगर मैं क्रॉस के पैटर्न पर इसको लिखूं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाइल्ड टाइप है प्लस प्लस ऑब्लिक प्लस प्लस का क्रॉस ए बी ऑब्लिक ए बी से हुआ, फिर इससे जो F1 बना प्लस प्लस ए बी, ये F1 जनरेशन आई, इसका फिर टेस्ट क्रॉस किया गया ए बी ऑब्लिक ए बी, इससे 4 तरह की प्रोजेनी बनी और ये चारों प्रोजेनी आपको दिखा रखी है विद देयर नंबर्स कि प्लस प्लस ए बी 896 है, ए बी 880, ये 108 और 116। अगर आपको इस तरह का कोई भी टेस्ट क्रॉस का रेशियो दिया जाता है तो मैंने आपको बताया भी जाता है कि ये कैसे पहचानना है। अगर डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है और प्रोजेनी 4 आ रही है जिसमें आपको 2 तो बहुत ज़्यादा दिख रही है और 2 कम दिख रही है, तो इसका मतलब ये है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, और जो ज़्यादा आती है वो हमेशा पेरेंटल होती है, जो कम आती है वो होती है रिकॉम्बिनेंट। पहले ये पहचान में आना चाहिए। हमें चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है सीधे सीधे डिस्टेंस इनके परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन से बिलोंग करती है कि जितना % रिकॉम्बिनेशन उतनी सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस।
1% रिकॉम्बिनेशन मीन्स 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस, ये हम जानते हैं। तो पहले हम रिकॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लें और उसके बाद डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन कैलकुलेट करो तो पहले तो इन सब का टोटल लगा दो, और रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 108 प्लस 116, ये तो होगा रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। टोटल ये चारों जोड़ेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 2000, ठीक है, इंटू 100, तो क्या परसेंटेज आया 224 अपॉन 2000 इंटू 100, दैट कम्स टू बी 11.2% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, 11.2% रिकॉम्बिनेशन है ये। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई 11.2 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस हो जाएगी। 11.2 सेंटीमॉर्गन ही क्या होगी डिस्टेंस होगी। इस तरह से कैलकुलेट करना, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। जितने भी लिंकेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, जो दो ज्यादा हैं वो पेरेंटल, जो दो कम है वो रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का टोटल करो और उसका परसेंटेज निकाल दो टोटल प्रोजेनी में, तो जो परसेंट आया वो परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है, और जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतनी ही डिस्टेंस हो जाएगी, तो वो आंसर हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर हो गया 11.2 सेंटीमॉर्गन। क्लियर, बहुत आसान तरीका है और इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी मिलते रहेंगे। ओके, नाउ लिंकेज पर बेस्ड जो अभी मैंने बताया उसी का ही एक दूसरा वर्जन और आता है क्वेश्चन का। इफ टू जीन A and B are 25 मैप यूनिट अपार्ट इन ए डाइहाइब्रिड लिंक्ड प्लांट, A और B के बीच में कितनी, A and B कितने डिस्टेंस है 25 मैप यूनिट, सेंटीमॉर्गन भी बोल सकते हैं, मैप यूनिट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ 25% रिकॉम्बिनेशन हो गया। सीधा सवाल, जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतनी डिस्टेंस होती है। हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट प्लांट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ ए प्लांट विद AABB इफ टोटल 2000 प्लांट्स वर ऑब्टेन आफ्टर द क्रॉस। टोटल प्लांट कितने हैं 2000, ठीक है, और ये कह रहा है 25% रिकॉम्बिनेशन, तो 2000 टोटल है, जब आप इसका आगे क्रॉस करोगे तो 25% रिकॉम्बिनेशन आएगा, तो 2000 का 25% कितना आ जाएगा, आप वैसे कैलकुलेट कर लो 500 आ जाएगा। ठीक है, देखो जितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन है, टोटल जितनी प्रोजेरी आ रही है उतने ही परसेंट उनके रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग बनेंगे, तो रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग हो जाएंगे 500। आपको करना कुछ नहीं है, अगर मैप यूनिट दी है तो वही डिस्टेंस वही रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो 25% रिकॉम्बिनेशन है, और 2000 अगर टोटल प्रोजेनी है तो उसका 25% हो गया 500, मतलब 500 रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग रहेंगे। बाकी 1500 जो हैं वो पेरेंटल टाइप रहेंगे, और पेरेंटल टाइप ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। लिंकेज के 2-3 पैटर्न हैं जो पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 83 से बनाया गया क्वेश्चन है, जहां पर मॉर्गन का लिंकेज और सेक्स लिंकेज को लेकर के एक जनरल डिस्कशन लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने कि कितने इनकरेक्ट है। Morgan carried out several monohybrid crosses in Drosophila to study genes that are linked. देखो अगर लिंकेज की स्टडी हो रही है ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो होना ही नहीं चाहिए, ये गड़बड़ है। यहाँ क्या होना चाहिए था, डाइहाइब्रिड। लिंकेज में तो डाइहाइब्रिड क्रॉस चाहिएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज लेस देन नॉन पेरेंटल टाइप। पेरेंटल कम, नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा, ये भी गलत। लिंकेज में तो ऐसा होता ही नहीं, पेरेंटल ज्यादा होते हैं, उल्टा लिख दिया है। ये सारे स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी से भी मैच करना, बस ये है कि आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रहे, इसलिए क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट वन, द टर्म रिकॉम्बिनेशन वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यस, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेंट, और उसी के लिए रिकॉम्बिनेशन वर्ड दिया गया, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। नॉन पेरेंटल को ही रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। Alfred Stuartman used the frequency of linkage between gene pair on the same chromosome and find it map. अब जेनेटिक मैप बनाने के लिए स्टुअर्टमैन ने क्या यूज किया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज नहीं था, ये लिंकेज की जगह क्या होना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यूज की थी कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतनी सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन आना चाहिए, लिंकेज नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सो हाउ मेनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको 1 2 3 बताने में, 4 में से कितने इनकरेक्ट हैं, तो 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला। एक स्टेटमेंट सही है, वो है थर्ड वाला। ठीक है,
ये भी एनसीईआरटी से लिंकेज के पार्ट का ही क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो स्टुअर्ट वेन का मैपिंग हम अभी बात कर रहे थे, तो मैपिंग के बेस पर एक क्वेश्चन है ये कि मैपिंग सेलेक्ट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्रोमोसोमल मैप आर एक्यूरेट मैप विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर। देखो क्रोमोसोमल मैप इनडायरेक्टली बनाए गए हैं। कैसे बने हैं? पहले हमने टेस्ट क्रॉस किया, उसमें से रिकॉम्बिनेशन निकाला, जितना % रिकॉम्बिनेशन आया उतनी हमने डिस्टेंस मान ली। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट लमसम आइडिया देता है, ये कभी एक्यूरेट मैप नहीं होंगे। एक्यूरेट मैप कब होते हैं? जब हम बिल्कुल डीएनए को निकाल कर जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं, वहां बनता है एक्यूरेट मैप। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं मानेंगे अपन, ये एक्यूरेट मैप नहीं है, बट हाँ लमसम मैप होते हैं जो कुछ आइडिया मिल जाता है। लिंक्ड जीन कैन नॉट बी शोन ऑन ए क्रोमोसोम मैप। लिंक्ड जीन ही तो शो किए जाते हैं, मैप हमेशा लिंक्ड जीन का बनता है, असॉर्टमेंट वाले जीन का नहीं बनता, क्योंकि जो जीन लिंक्ड होंगे वही तो सेम क्रोमोसोम पर होंगे, और जो सेम क्रोमोसोम पर होंगे उसी का तो मैप बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज भी सही नहीं है, मैप तो हमेशा लिंक्ड जीन का ही बनेगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी मोर देन 50%। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन ही 50% माना जाता है, 50 से हम आगे नहीं बढ़ते, अब आता ही नहीं है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू जीन कैन नॉट बी मोर देन 50 यूनिट। अब ये बड़ी मजेदार बात है, देखो डिस्टेंस तो 50 से ज्यादा बिल्कुल हो सकती है, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे क्रोमोसोम हैं, तो हम ये बात सही है कि हम जीन की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ही डिस्टेंस निकालते हैं, और टेस्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस भी 50 मॉर्गन से ज्यादा नहीं होगी, डिस्टेंस तो उससे भी ज्यादा होती है। और जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस वाले हैं उनके लिए फिर इनडायरेक्ट तरीके से और बीच के कुछ और जीन लेके टुकड़ों में काम करके हम ये निकालते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि डिस्टेंस तो 50 से ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50 से ज्यादा नहीं आती। ठीक है, ये सी आंसर सही है। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा क्यों नहीं आती? देखो अगर जैसे मान लो अपन कोई दो जीन लेते हैं ए और बी, और मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम पेयर मैंने ऐसे बना लिया, ये ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी। ठीक है, जब इनमें मियोसिस होता है, गैमेट बनते हैं, तो दो गैमेट तो ये बन गए बिना क्रॉसिंग ओवर वाले, कुछ भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, यूं कहीं वाला हो गए। और दो जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर से बनेंगे ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। ये दोनों रिकॉम्बिनेंट गैमेट हैं और ये दोनों पेरेंटल हैं, यही तो होता है। लेकिन आप देखिए क्रॉसिंग ओवर, जितनी सेल में मियोसिस हो रहा है उन सारी सेल के अंदर ए और बी में क्रॉसिंग ओवर हो ही जाए जरूरी नहीं, कुछ में होता है, कईयों में नहीं होता। तो जिन सेल में ए और बी में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता वो तो सिर्फ कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी गैमेट दो ही टाइप के बनाएंगे, और जिन जिन सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ ए और बी में वो 4 टाइप की गैमेट बनाएंगे, ये चारों। क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ऐसे टेट्राड स्टेज में होता है, ध्यान रखना ऐसे होता है। और क्रॉसिंग ओवर जैसे ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल, तो 4 में से कोई 2 क्रोमेटिड ही एक्सचेंज करते हैं, 2 नहीं करते। एनी 2 क्रोमेटिड अंडरगो एक्सचेंज। ठीक है, तो अगर जिन जिन सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ए और बी में वो चारों टाइप के गैमेट बनाएंगे, जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा वो 2 ही टाइप के बनाएंगे। ये तो एक जनरल लिंकेज के अंदर गैमेट बनने की बात है। अच्छा मैक्सिमम बात करें कि मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर, मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है कि जो क्रॉसिंग ओवर आप कुछ सेल्स में मान रहे हो, अगर मियोसिस करने वाली सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो जाने लगे ए और बी में, सारी सेल में ए और बी में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो आप देखिए ए और बी में अगर सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गया तो सारी सेल 4 टाइप की गैमेट बनाएंगी, और सारी सेल 4 टाइप की गैमेट बनाएंगी तो ये गैमेट कितने आएंगे 50%, और ये भी तो 50% आएंगे, मतलब 50% तो पेरेंटल आने ही आने, 50% ही रिकॉम्बिनेंट आएंगे। और ये भी कब? व्हेन क्रॉसिंग ओवर इज मैक्सिमम, जब क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम होगा, हर सेल में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये दोनों पेरेंटल भी 50% रिकॉम्बिनेंट भी 50%। ऐसे में जब आप टेस्ट क्रॉस करोगे इनका, जब आप टेस्ट क्रॉस करोगे तो 1 1 1 1 आएगा रिजल्ट टेस्ट क्रॉस के अंदर, और टेस्ट क्रॉस के अंदर 1 1 1 1 का रिजल्ट आने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या रहा रिजल्ट हमारा 50% पेरेंटल एंड 50% रिकॉम्बिनेंट। टेस्ट क्रॉस के अंदर जब मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये सिचुएशन आएगी। मतलब आप 50 से 51 नहीं ला सकते। 50 भी कब आया
जब आपने मियोसिस करने वाली सारी सेल में ए और बी में क्रॉसिंग ओवर करवा लिया, तब जाकर के जो गैमिट बने और उनसे जो टेस्ट्रोस किया तो 50% रिकॉम्बिनेशन आए, क्योंकि 50% तो पेरेंटल आएंगे ही, क्योंकि 4 क्रोमेटिड टेट्राड स्टेज में 2 ही एक्सचेंज करते हैं, 2 क्रोमेटिड एक्सचेंज नहीं करते। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता। ये क्वेश्चन देने के पीछे रीजन यही था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रिकॉम्बिनेशन वैल्यू 50% से ज्यादा नहीं आएंगी, और वो भी आपको टेस्ट्रोस में मैक्सिमम लिमिट के तौर पर दिखेगी जब मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर होगा। क्लियर सबको? हाँ, डिस्टेंस जरूर 50 से भी ज्यादा हो सकती है। फिर ज्यादा डिस्टेंस को कैसे नापेंगे, तो ये भी बताया जाता है कि बीच के कुछ जीन लेंगे जिनकी डिस्टेंस 50 से कम है और उनको जोड़ जोड़ करके फिर बाकी का निकालेंगे, ये किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखना 50% रिकॉम्बिनेशन ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम लिमिट यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आती है बात मैप की। मैप बनाने का भी एक क्वेश्चन मैंने दिया है। स्टुअर्ट वेंट का एक तरीका था कि रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज अगर हमें दे रखा है क्रॉसिंग ओवर का, तो हम जीन ए और बी के बीच में अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जितना परसेंटेज होता है उतनी डिस्टेंस हो जाती है। आपको केवल इनको शफल करके इधर से उधर मैच अरेंज करना। जैसे ए और बी में 2.8 की डिस्टेंस है, ए और सी में 7.8 है, बी और डी में 8 है, और डी और सी में 3 है। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए और बी में कितनी है, 2.8। चलो लिख लेते हैं अपन, ये ए और ये बी, और इनके बीच में है 2.8 की डिस्टेंस। फिर उसके बाद में बी और डी में 8 की डिस्टेंस है, डी और सी में 3 की डिस्टेंस है, ए और सी के अंदर 7.8 है। अब आप देखिए ए और बी ये हो गया, ए और सी में एक काम करता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ। एक बार अपन लिख के देखो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, 2-4 बार करना पड़ सकता है। अब हमारा ए और सी क्या कहता है, ए और सी कह रहा है 7.8, ये दिख रखा ए और सी, और ए और बी 2.8 है, ये मैंने अरेंज किया। तो आप मुझे बता सकते हो ऐसे में बी और सी की डिस्टेंस कितनी हुई, तो बी और सी अंडरस्टूड हो गया कि ये कितनी होगी, 5 के बराबर होगी। 7.8 में से 2.8 माइनस कर लो। ठीक है, अब क्या बच रहा अपना, बी और डी 8 है, अब बी तो ये रहा, और डी, अच्छा, और सी और डी 3 है। देखो ध्यान से, अगर मैं डी जीन को इसके आगे लगाऊं, यहां देखो डी को मैं आगे क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बी और डी के बीच में 8 की डिस्टेंस है, और बी और सी के बीच में 5 है, और सी और डी के बीच में कितनी है, 3 की डिस्टेंस है। तो बी और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस आ गई, अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 5 और 3 कितनी हो गई, ये 8 की डिस्टेंस हो जाएगी। मैंने ये 5 पे गोला लगा रखा क्योंकि ये 5 अपने को दिया नहीं है, लेकिन जो वैल्यू दी है उसके बेस पर मैंने बनाया, तो वो अपने को दिख ही रहा है कि बी और सी भी कितना होना चाहिए, 5। तो ये हमारा अरेंजमेंट है। देखो हमने सारी चीज अरेंज कर दी, तो ए बी सी और डी इस तरह से मैप बनेगा। तो हमारा आंसर क्या रहा इसके अंदर, देखें ए बी सी डी, ये रहा 4th ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से कोई भी वैल्यू दी जाए ढंग से अरेंज कीजिए। जिनको लगता हो कि ऐसे में कैसे पता चलेगा, तो देखो ज्यादा तकलीफ हो तो क्या करना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं को ही अरेंज कर करके देख लेना कौन सही ढंग से लिखा हुआ है, किसमें सारी डिस्टेंस सेट हो रही है, वही आंसर हो जाएगा अपना। तो मैप किस तरह से बनाया जाता है वो मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताया। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी की क्रोमोसोमल थ्योरी के लास्ट पैराग्राफ से बनाया गया है, जहां ड्रोसोफिला के 2 डायग्राम भी दे रखे हैं, मेल का और फीमेल का। ओके, मॉर्गन वर्कड ऑन अ टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर which were found to be very suitable for studies. ड्रोसोफिला जेनेटिक स्टडीज के लिए बहुत सुटेबल होती है। हाउ मेनी स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सेलेक्टिंग देम फॉर द स्टडी ऑफ द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। मतलब उनको स्टडीज के लिए सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही। अब सही स्टेटमेंट निकालने की ड्रोसोफिला को स्टडी के लिए क्यों लिया जाता है। जैसे हम मेंडल पढ़ते हैं तो हमने बताया, वहां भी बताते हैं कि पी प्लांट क्यों लिया गया, तो उसके भी रीजन बताते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिक्स की स्टडी में आएगा तो ये जरूर बताया जाता है कि यही क्यों लिया गया, ड्रोसोफिला क्यों ली गई, उसके भी रीजन है। देखो पढ़ते हैं जरा, दे कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। बिल्कुल ये सीधे साधे मीडियम पे ग्रो हो जाती है, कुछ नहीं, कई बार तो फ्रूट का बनाना का पल्प बना के रख दो, उसी पे ग्रो हो जाती है। ठीक है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 4 वीक्स। अगर किसी को याद हो तो ये गड़बड़े, यहाँ 4 नहीं है, क्या होना चाहिए 2 वीक्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक ही रिप्रोडक्शन से बहुत सारी प्रोजेनी बनती है, बिल्कुल ठीक बात है।
देखो हमेशा स्टडी में वही ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो प्रोजेनी बहुत सारी बनाए, ताकि हमारे सारे फिनोटाइप सारे जीनोटाइप आ सके। प्रोजेनी बहुत सारी बनाएंगे, ठीक है। देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, द मेल एंड फीमेल फ्लाइज एंड आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल, बिल्कुल ठीक है। मेल फीमेल का यहाँ क्लियर डिफरेंशिएशन है और आराम से इनको डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। कौन छोटा होता है इसमें? मेल छोटे होते हैं, फीमेल बड़ी होती है, ठीक है। इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद हाई पावर माइक्रोस्कोप। ये बहुत छोटी होती है 2 to 3 mm की, तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा जाता है। अब इसके अंदर ऐसे कई जेनेटिकल करेक्टर हैं जो बड़े अच्छे और कॉन्ट्रास्टिंग हैं, जिनको देख करके पहचाना जा सकता है। तो करेक्टर बहुत अच्छे हैं, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इसके अंदर प्रोजेनी ज्यादा बनती है, मेल फीमेल का क्लियर डिफरेंशिएशन है, इजीली ग्रो कर सकते हैं, और इसके लाइफ साइकिल भी शॉर्ट है, लेकिन वो 2 वीक की है, 4 वीक की नहीं है। बस ये एक स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो अब 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल 4 नहीं करेक्ट है, एक गलत है इसमें। तो ड्रोसोफिला क्यों लिया गया, उसके ये रीजन ध्यान रखने हैं। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में भी दिया है और इस पर क्वेश्चन बनता है, ओके। और यहाँ क्या गलती थी वो भी अपन ने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेज नंबर 84 पर, पेज नंबर 84 पर एनसीईआरटी में क्रॉस ए क्रॉस बी 2 क्रॉस दिए हैं। आपको ध्यान हो तो ये क्रॉस 1 और क्रॉस 2, वो दोनों क्रॉस जो हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी, वो लूजली लिंक्ड जीन एंड टाइटली लिंक्ड जीन का एक एग्जांपल है। क्रॉस 1 टाइटली लिंक्ड जीन को शो करता है और क्रॉस बी जो है वो लूजली लिंक्ड जीन को शो करता है। क्रॉस 1 में देखिए वहां क्या है, देखिए जो करेक्टर स्टडी हुए, जैसे ड्रोसोफिला का ये एक्स क्रोमोसोम है, मॉर्गन ने क्या किए, ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट 3 जीन से 2 डायहाइब्रिड क्रॉस किए। एक तो देखिए ये जीन था इनका बॉडी कलर, दूसरा जीन था आई कलर, और तीसरा थोड़ा दूर था विंग्स साइज। ये 3 जीन, 3 करेक्टर है। बॉडी कलर आई कलर के बीच में दे रखा है क्रॉस 1 या क्रॉस ए, जो भी दे रखा है, और आई कलर और विंग्स की साइज के बीच में है क्रॉस बी या क्रॉस 2 भी कह सकते हैं। तो क्रॉस ए क्रॉस बी किस किस के बीच में, आपको एक करेक्टर ध्यान रखना है। बॉडी कलर के 2 फॉर्म हैं, कौन कौन से हैं? ब्राउन बॉडी कलर, येलो बॉडी कलर, जिसमें से ब्राउन को इन्होंने वाइल्ड बोला है क्योंकि ओरिजिनल है, डोमिनेंट है, और येलो रिसेसिव है। आई कलर में रेड आइज व्हाइट आइज, जिसमें रेड आइज वाइल्ड टाइप है और व्हाइट आइज जो है वो रिसेसिव म्यूटेंट है। और तीसरा जो है विंग साइज में मिनिएचर विंग्स, नॉर्मल विंग्स एंड मिनिएचर विंग्स, इस तरह से 3 हैं। अब इनके जो क्रॉस आपको दे रखे हैं, अब इन क्रॉस की आपको वैल्यू दे रखी। पहले दोनों पेरेंट देखो, क्रॉस ए और क्रॉस बी का शुरू का पार्ट मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्रॉस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। येलो बॉडी व्हाइट आइज फीमेल का क्रॉस वाइल्ड टाइप यानी कि डोमिनेंट मेल से किया है और F1 में ये आया। ऐसे ही इन दोनों का क्रॉस किया और F1 में, तो क्रॉस 1 क्रॉस 2 आया है। अब पूछा आपसे क्या गया है, देखो, ठीक है, ये दिख रखा, द एक्सपेरिमेंट शोज इन द फिगर गिवन बिलो has been carried out experiments shown in the figure below has been carried out by Morgan to show the phenomenon of linkage and recombination. If in a cross 1 genes were tightly linked and cross 2 genes were loosely linked, then what will be the percentage of recombination? अब percentage of recombinants कितने आए क्रॉस 1 क्रॉस 2 या क्रॉस A क्रॉस B में, तो ये आपको इसलिए मैंने लिखा है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये चेकर बोर्ड से नहीं आएंगे। क्रॉस ए यानी कि बॉडी कलर आई कलर का जीन बहुत पास है और ये टाइटली लिंक्ड जीन है, इसमें उनको मिले थे 1.3% रिकॉम्बिनेंट। क्रॉस ए में कितने मिले थे? 1.3% रिकॉम्बिनेशन, और बाकी जो थे 98.7% पेरेंटल थे। और क्रॉस बी जो था ये लूजली लिंक्ड था और इसके अंदर जो है 37.2% रिकॉम्बिनेंट मिले थे, 37.2% रिकॉम्बिनेंट। अब ये वैल्यूज अपने को लर्न करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। पेरेंटल भी पूछ सकता है, रिकॉम्बिनेंट, जैसे इस क्वेश्चन में रिकॉम्बिनेंट पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ये 1.3% क्रॉस ए में और क्रॉस बी में 37.2%। उल्टा नहीं करना, यहाँ उल्टा भी दे रखा है, लेकिन पहले क्रॉस 1 का पूछा है, दूसरा क्रॉस 2 का, तो उनकी रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू याद रखनी है। आपको ये कोई पूरा बड़ा क्रॉस ऑब्जेक्टिव में करने को नहीं आएगा, इसमें से पूछा यही जाता है कि क्रॉस 1 में कितना रिकॉम्बिनेंट कितना पेरेंटल, क्रॉस 2 में कितना रिकॉम्बिनेंट कितना पेरेंटल, तो बस अपने को वो बताना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी आपको क्रॉस 1 क्रॉस 2 आ जाए ये डायग्राम वगैरह शो करके, तो वो अंडरस्टूड होता है कि अपने को जो है इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की ये दोनों क्रॉस से और इनके वैल्यूज
ध्यान रखनी, इन क्रॉस से ही अपन ने क्वेश्चन बनाया। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सेक्स लिंकेज का क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस का। अ कलर ब्लाइंड मैन हैज ए कलर ब्लाइंड सिस्टर बट अ नॉर्मल ब्रदर। द फिनोटाइप ऑफ हिज पेरेंट, पेरेंट का फिनोटाइप पूछा है। कलर ब्लाइंड हम जानते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है। अब अपने को जो क्वेश्चन में दिया वो लिखें, कलर ब्लाइंड मैन दिया तो XCY हो गया। हैज अ कलर ब्लाइंड सिस्टर, इसकी एक सिस्टर भी कलर ब्लाइंड है, चलो यहाँ लिख दिया अपन ने, इसकी सिस्टर भी कलर ब्लाइंड है, ये मैन खुद भी कलर ब्लाइंड है, ओके। एंड अ नॉर्मल ब्रदर, एक भाई इसका नॉर्मल भी है, ये दे रखा है। तो हमें कहा गया है कि इनके पेरेंट्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब अगर ये चीजें दे रखी हैं तो देखिए फादर से तो एक तो Y आएगा और एक X आएगा। अब देखिए डॉटर में XC दोनों है, इसका मतलब फादर से भी X क्रोमोसोम ही आया है और डॉटर से भी वही आया है। तो यानी कि फादर के X पर भी आपको कलर ब्लाइंडनेस रखनी पड़ेगी। पहले भी ध्यान रखना, कलर ब्लाइंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अगर डॉटर में कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो मतलब फादर भी कलर ब्लाइंड जरूर होंगे, क्योंकि एक XC तो फादर से आया होगा, एक मदर से आया, और एक मदर से आया है तो आप मदर के भी एक X पर XC रखो, लेकिन एक X अपन नॉर्मल रखेंगे, क्यों? क्योंकि एक सन नॉर्मल भी है। तो इसका मतलब फादर कलर ब्लाइंड और मदर कैरियर रहेगी, तब ये चीज हो पाएगी। ये रिजल्ट कब आएगा? जब फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर नॉर्मल हो। ये अपना सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मदर को कलर ब्लाइंड अगर रखेंगे तो फिर नॉर्मल ब्रदर नहीं बनेगा। ब्रदर नॉर्मल है, एक सन कलर ब्लाइंड है और एक सन नॉर्मल है, इसका मतलब मदर कैरियर। और अगर डॉटर कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब फादर भी कलर ब्लाइंड है। ये थोड़ा सा रिलेशन अपने को आना चाहिए और आराम से हम इनके जीनोटाइप बता सकते हैं पेरेंट्स के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन का, एनसीईआरटी से बनाया गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन में ज्यादातर अपने को क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। हैंकिंग डिस्कवर्ड द स्मॉल Y क्रोमोसोम, यही गड़बड़ हो गई। उन्होंने Y नहीं X क्रोमोसोम डिस्कवर किया था, X बॉडी के नाम से। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है हैंकिंग के बारे में। अब देखिएगा, ड्रोसोफिला ऑल्सो शोज XX/XY डिटर्मिनेशन लाइक ह्यूमन, बिल्कुल ठीक। ड्रोसोफिला में ह्यूमन की तरह XX/XY सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, याद भी रखना है हमें, बिल्कुल सही है। बर्ड्स हैव ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। वेयर फीमेल्स आर ZZ और मेल ZZ, ये गड़बड़ हो गया। बर्ड्स जो है इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक होती है, यहाँ पर जो फीमेल है वो ZW होंगी, मेल जो होंगे वो ZZ होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा है यहाँ फीमेल हेट्रोगेमेटी। ग्रास ओपर शोज XX/XY सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी गलत, क्योंकि ग्रास ओपर में XX/X0 होता है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। जो स्टेटमेंट सही है वो कौन सा होगा? बी वाला, ड्रोसोफिला में XX/XY मेथड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन पर ही एक और चीज डिस्कस करते हैं। गिवन बिलो आर सम सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में कौन सा मेथड मिलता है? XX/XY मेथड, XX/XO मेथड, ZW/ZZ मेथड और हैप्लोडिप्लॉइडी। आर्थ्रोपोडा ले तो इंसेक्ट की बात कर, आर्थ्रोपोडा में तो इंसेक्ट भी आ गए, दूसरे भी आर्थ्रोपोड आ गए। आप देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन की सबसे ज्यादा स्टडी आर्थ्रोपोड्स में हुई है, इंसेक्ट्स में हुई है, और लगभग सारे सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड इंसेक्ट्स में ऑब्जर्व हुए हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब XX/XY मेथड मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। किस में? तो ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में मिल गया। ZW/ZZ मेथड, ये भी मिला है सिल्कवर्म में। बर्ड्स में तो होता ही है, लेकिन सिल्कवर्म में भी तो होता है, सिल्कवर्म में होता है और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में। XX/X0 मेथड, ये ग्रासहोपर के अंदर देखा गया, तो ये भी जो है आर्थ्रोपोड में आता है, ग्रासहोपर। हैप्लोडिप्लॉइडी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है हनी बी। तो ये सारे के सारे मेथड किसी न किसी आर्थ्रोपोड के मेंबर में जरूर है, तो हमारा यहाँ आंसर भी डी होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के अंदर सब तरह के हैं। XX/XY मेथड ड्रोसोफिला में है, ZW/ZZ मेथड सिल्कवर्म, बटरफ्लाई इनमें है, ठीक है। फिर XX/X0 मेथड ग्रासहोपर में है, बग्स में है। हैप्लोडिप्लॉइडी हनी बी के अंदर होता है, ठीक है, आंट्स, हनी बी, इनमें मिलता है। तो सारे मेथड है, इसलिए ऑल आंसर आएगा, ओके। तो ये थे सेक्स डिटर्मिनेशन तक का पार्ट।
अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे अब आता है अपना ह्यूमन जेनेटिक्स वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एक सिंपल सी पेडिग्री दे रखी है। अब यहाँ आप देखें इस पेडिग्री के अंदर, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। शेडेड सिंबल रिप्रेजेंट ब्लैक गुनिया पिग वाइल ओपन सिंबल रिप्रेजेंट व्हाइट पिग। तो ब्लैक और व्हाइट ये गुनिया पिग के कलर से रिलेटेड एक करेक्टर है। शेडेड सिंबल जो दिखा रखा है इसमें वो ब्लैक कलर का है और जो शेडेड नहीं है वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, ब्लैक स्किन इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट स्किन इन गुनिया पिग। अब ब्लैक डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव, मतलब अपन ने लिख भी लें, चलो कैपिटल बी फॉर ब्लैक, और ये शेडेड वाले ब्लैक है, ध्यान रखना। स्मॉल बी जो है वो व्हाइट के लिए ये रिसेसिव है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड वन रेस्पेक्टिवली। आपको इस पेडिग्री में इनहेरिटेंस नहीं पूछा है, आपको इसमें क्या पूछा है, जीनोटाइप पूछा है कि सेकेंड जनरेशन का जो फोर्थ है, फोर्थ कौन है, ये वाला, और थर्ड जनरेशन का जो फर्स्ट है ये, इनके आपको जीनोटाइप बताने हैं। ठीक है, अपने को पता है शेडेड वाला जो है वो ब्लैक है और वो डोमिनेंट है। अब देखिए इसका मतलब जो व्हाइट कलर वाले हैं वो रिसेसिव हैं, तो व्हाइट वाले रिसेसिव है तो इनका तो अपन जीनोटाइप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्मॉल बी स्मॉल बी। अच्छा, इनके प्रोजेनी में आप देखो एक तो व्हाइट है और दो ब्लैक हैं, तो आपको यहाँ ब्लैक वाला क्या लेना पड़ेगा, हेट्रोजाइगस, ये तो लेना पड़ेगा। अब जीनोटाइप लिखना आना चाहिए देखो पेडिग्री में। अब आप देखो इनका क्रॉस बिल्कुल टेस्ट क्रॉस के जैसा क्रॉस हो गया ये। अब इसमें फर्स्ट जो आ रहा है ये क्या है, रिसेसिव है, तो ये व्हाइट स्मॉल बी आएगा, आ सकता है इनके क्रॉस से। हम इसको अगर हेट्रोजाइगस लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, इसीलिए तो हमने यहाँ पर हेट्रोजाइगस लिया, क्योंकि अगर हम कैपिटल बी लेते तो ये पॉसिबल नहीं था, तो यही बचा। और ये दोनों जो बनेंगे ये भी हेट्रोजाइगस बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, अब आप देखो फोर्थ वाला जो है ये व्हाइट है, यानी कि ये रिसेसिव है, तो इसको अपन लिखेंगे स्मॉल बी। तो फोर्थ वाले का तो सेकंड के फोर्थ का एक तो ये स्मॉल बी जीनोटाइप रहेगा। इन दोनों के क्रॉस में ये तो बनेगा स्मॉल बी और ये कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस आएगा। अपने को इन दो का पूछा था, तो फोर्थ का जो सेकंड का फोर्थ है वो तो स्मॉल बी और ये कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ह्यूमन जेनेटिक्स का पेडिग्री का जो क्वेश्चन है, पेडिग्री में देखो या तो इनहेरिटेंस पूछा जाएगा और या फिर जीनोटाइप निकालने को आ जाता है या फिर प्रोबेबिलिटी निकालने को आ जाती है, दो तीन चीजें आती है। यहाँ आपको पेडिग्री में करेक्टर साफ दिया था कि ब्लैक कलर डोमिनेंट है, व्हाइट कलर रिसेसिव है। ठीक है, और आपको इसमें सिर्फ जीनोटाइप पूछा था। जीनोटाइप कैसे लिखना होता है पेडिग्री पे, बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस से चलेगा। हमने पहले डोमिनेंट रिसेसिव समझ लिया क्या है और आराम से जीनोटाइप रख करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो ये भी पेडिग्री का है। इसमें आपसे पूछा गया इनहेरिटेंस ऑफ विच डिसऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस पेडिग्री। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे इस पेडिग्री का इनहेरिटेंस पूछ रहा है कि कौन सा डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस इसमें शो हो रहा है। अब आप पेडिग्री को ध्यान से देखें, इसमें आप देखो दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं और एक सन अफेक्टेड है, एक डॉटर अफेक्टेड है। अब जैसे आपको पेडिग्री में ये दिखे, मैं शॉर्टकट बताता भी हूं कि जैसे हमें दिखे कि नॉर्मल पेरेंट हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, रिसेसिव। क्या नहीं होगा, डोमिनेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर नॉर्मल पेरेंट हैं, दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, नॉर्मल पेरेंट हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड, और चाहे एक भी चाइल्ड अफेक्टेड हो, तो इस केस में ध्यान रखना नॉर्मल पेरेंट है और अफेक्टेड चाइल्ड है, मीन्स यहां पर डोमिनेंट कभी नहीं होगा, यहां क्या होगा, रिसेसिव होगा। लेकिन रिसेसिव कौन सा, एक्स-लिंक्ड या ऑटोसोमल, वो अपने को चेक करना पड़ता है। लेकिन एक बात तय है कि डोमिनेंट नहीं होगा। अब आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बेस से कर रहे हैं तो आप इन चार ऑप्शन, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसके अंदर अब पता है आपने को डोमिनेंट तो पेडिग्री है नहीं, तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी क्या होता है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एनसीईआरटी के अंदर इसकी एक पेडिग्री भी बनी हुई है, तो ये तो अपना नहीं होगा क्योंकि ये तो रिसेसिव की पेडिग्री है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है और सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, तब इन तीन में से कोई आंसर होगा। अब आप देखो ये एक्स-लिंक्ड है या नहीं, अपन चेक कर सकते हैं एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं है। चलो अगर अपने को नहीं पता चलता है तो अपन जीनोटाइप रख करके देख लेते हैं। जीनोटाइप रखेंगे और चलो मैं इसको एक्स-लिंक्ड रिसेसिव मानता हूं, तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव अगर मानते हैं तो फादर और मदर दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन सन अफेक्टेड है और डॉटर अफेक्टेड है। अब देखो इसमें जीनोटाइप लिखने से पहले इस चीज समझ में आ रही है
कि अगर डॉटर अफेक्टेड है, मान लेते हैं कि एक्स स्मॉल ए से डिजीज हो रही है, तो डॉटर अफेक्टेड है तो एक्स स्मॉल ए रखना पड़ेगा इसका जीनोटाइप। और अगर एक्स स्मॉल ए तो ये एक एक्स तो फादर से भी आया, लेकिन फादर में अगर एक्स स्मॉल ए वाई रखोगे तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए। इसका मतलब अगर फादर नॉर्मल है तो ये डॉटर अफेक्टेड नहीं हो सकती। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फादर के नॉर्मल रहते हुए डॉटर में डिजीज आती ही नहीं है। डॉटर कैरियर हो सकती है लेकिन अफेक्टेड नहीं, क्योंकि डॉटर में डिजीज कोई भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज तो तब आएगी जब दोनों एक्स पर रिसेसिव एलील हो, और दोनों एक्स पर रिसेसिव एलील होने का मतलब है फादर से भी रिसेसिव एलील लाना, तो फिर फादर में भी डिजीज होनी चाहिए, लेकिन फादर अगर नॉर्मल दिया है मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, ये हटाएंगे हम इसको। और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है तो फिर क्या बचा, अब कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं है, फिर तो हीमोफीलिया भी नहीं है। ये डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपको इसमें जीनोटाइप रखना भी आना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में दोनों अलील डोमिनेंट होते हैं HbA HbS, लेकिन ओवरऑल डिजीज रिसेसिव है क्योंकि वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होती है। ठीक है, तो अगर मैं सिकल सेल एनीमिया के जीनोटाइप रख करके करूं, ये जो पेडिग्री मैंने दी है आपको एनसीईआरटी की ही पेडिग्री, एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री बनी हुई उसमें से एक ही। ओके, तो अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है मतलब दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अफेक्टेड चाइल्ड भी है। अफेक्टेड का मतलब ये क्या होंगे, HbS HbS, ये भी है और ये भी HbS HbS रहे। ठीक है, दोनों पेरेंट को अपन नॉर्मल लेंगे तो HbA HbS हेटेरोजाइगस और HbA HbS हेटेरोजाइगस। मैं जीनोटाइप सिकल सेल एनीमिया के लिख रहा हूँ, आंसर भी यही रहेगा। आपको इसी पेडिग्री को जीनोटाइप के बेस पे भी पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी की पेडिग्री तो आ सकता है। अब ये जो नॉर्मल वाले बने ये कौन बनेंगे, या तो ये HbA HbA होंगे या फिर ये हेटेरोजाइगस हो सकते हैं HbA HbS, दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है। इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही आएगा, इसमें भी वही, इसमें भी वही, और पूरा आप जीनोटाइप रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री का इनहेरिटेंस निकालना भी आना चाहिए और सिकल सेल एनीमिया अगर आंसर है तो उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पेरेंट हैविंग अफेक्टेड चाइल्ड मतलब डोमिनेंट कभी नहीं होगा, और उल्टा कर दें कि अफेक्टेड बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड और चाइल्ड नॉर्मल है तो फिर रिसेसिव कभी नहीं होता, फिर वह हमेशा डोमिनेंट होगा। ये चीजें आपको पेडिग्री में डोमिनेंट रिसेसिव पहचानने में बहुत काम आएगी, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने एक कंबाइंड क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पेडिग्री भी दिख रही है। पहले पढ़ लेते हैं जरा क्वेश्चन, देखिए। द अबाउ गिवन पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली with 5 children, it shows inheritance of free ear lobes and attached ear lobes. फ्री ईयर अटैच्ड ईयर, और वो कह रहा है अफेक्टेड वाला अटैच्ड ईयर है, मतलब कैपिटल ए मान लो फ्री ईयर और स्मॉल ए मान लेते हैं अटैच्ड ईयर। ये ह्यूमन का एक करेक्टर है, और जो अटैच्ड ये थोड़ा कान चिपका हुआ रहता है, ये रिसेसिव करेक्टर होता है। नाउ इफ सेकंड टू मैरीज विद अ मेल विद अटैच्ड ईयर लॉब and they have 4 children, what will be the probability of 2 children having free ears and 2 having fused ear? अब देखो इसमें पेडिग्री भी दिए और उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी पूछी। पेडिग्री के साथ प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी में भी 4 बच्चे हुए हैं जिनमें से 2 तो फ्री और 2 फ्यूज्ड। मतलब आप देखिए, पहले तो अपन इस पेडिग्री पर जीनोटाइप रख लेते क्योंकि अपने को सेकेंड जनरेशन का जो सेकेंड चाइल्ड है उसकी मैरिज की बात कर रहे हैं। फ्री ईयर अटैच्ड ईयर है ये, और आप देखो जिस तरह की पेडिग्री है ये अफेक्टेड है, मतलब ये तो स्मॉल ए होगा अटैच्ड ईयर। ठीक है, और इधर इनके चाइल्ड में भी एक ही स्मॉल ए, जितने ही अफेक्टेड है मतलब स्मॉल ए। ऐसे में मदर को क्या लेना पड़ेगा अपने को, हेटेरोजाइगस, तभी ये भी आएगा, और ये जितने हैं ये सब फिर हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस होंगे, 5 में से 3। तो इसका मतलब सेकेंड जनरेशन का जो सेकेंड चाइल्ड है, सेकेंड 2, इसका क्या जीनोटाइप है, ये जो सेकेंड 2 है जो कि फीमेल है, ये कैपिटल ए स्मॉल है, और इसकी मैरिज हुई है एक मेल से जिसमें अटैच्ड ईयर है, मतलब स्मॉल ए है। अब हमारा ये क्रॉस बन गया। पेडिग्री से तो हमें सिर्फ जीनोटाइप पता चला कि सेकेंड जनरेशन की जो ये डॉटर है इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए आया, ये पेडिग्री ने बताया। तो पेडिग्री से तो जीनोटाइप पता चल गया। अब इसकी मैरिज अपन अटैच्ड ईयर वाले से कर रहे हैं, तो अटैच्ड ईयर का मतलब ये स्मॉल ए। अब इन दोनों की मैरिज करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट क्रॉस की तरह ही, चाहो तो पूरा क्रॉस कर लो,
इसमें अब आप देखो दो पॉसिबिलिटी बनती, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यानी कि फ्री ईयर होने की, ये फ्री आएगा कैपिटल ए है 50%, और ये फ्यूज्ड या अटैच्ड ईयर आएगा 50%। तो ये तो आगे दोनों की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर फ्री ईयर का चाइल्ड की भी और फ्री फ्यूज्ड ईयर के चाइल्ड की इक्वल प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपसे आंसर क्या कह रहा है कि अब इनके 4 बच्चे हुए जिसमें 2 फ्री और 2 फ्यूज्ड वालों की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब यहाँ तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि 4 बच्चे हैं लेकिन 2 इवेंट दिए हैं, 4 में से 2 तो फ्री चाहिए, 2 फ्यूज, और जब एक साथ किसी 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ मैंने इसलिए प्रोबेबिलिटी भी रखी और वो भी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि इसमें 1/2 आ रहा था 1/2 1/2 1/2 इनमें 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, नहीं। हाँ, अगर 4 चाइल्ड है, चारों फ्री ईयर वाले कहते हैं तो 1/2 1/2 मल्टीपल कर देते हैं, चारों फ्यूज्ड ईयर कहते तो भी मल्टीपल कर देते, क्योंकि वो सिंगल इवेंट होता है तो सिंपल प्रोबेबिलिटी चलती। अब यहां पर आपके 4 चाइल्ड हैं, ठीक है, इसमें से 2 तो चाहिए फ्री और 2 चाहिए फ्यूज्ड या अटैच्ड। तो ये जो होगी ये है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होगी। और कंबाइंड प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला क्या रहता है, ध्यान रखिएगा, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहता है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का फैक्टोरल n अपॉन x1 फैक्टोरल x2 फैक्टोरल p टू द पावर x1 q टू द पावर x2। ठीक है, यहां पर n क्या होगा, n हो जाएगा टोटल चाइल्ड, टोटल चिल्ड्रन, वो कितना हो जाएगा 4। x1 जो है ये मान लीजिए फ्री ईयर वाले कितने लेने, 2। x2 हो जाएगा फ्यूज्ड ईयर या अटैच्ड ईयर, ये भी कितने हैं 2। p क्या है, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस, यानी कि सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री ईयर, फ्री ईयर वालों की सिंपल प्रोबेबिलिटी 1/2, और q क्या हो जाएगा, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज्ड ईयर, फ्यूज्ड ईयर वाले चाइल्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अब आपको होगी 1/2 1/2 कहाँ से लाए, तो ये देखो ये यहाँ पहले अपन ने क्रॉस किया, इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ, पहले पेडिग्री सॉल्व करनी है, जीनोटाइप निकाला, फिर उससे अपन ने क्रॉस किया, ये क्रॉस करके हमने क्रॉस में चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/2 1/2। अब उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो अब इसमें कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टोरल 4 अपॉन 2 फैक्टोरल 2 फैक्टोरल p टू द पावर p मतलब क्या है यहाँ 1/2 टू द पावर 2 1/2 टू द पावर 2, ये आएगा। फैक्टोरल सॉल्व करेंगे 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1 एंड 2 × 1, फिर 1/4 एंड 1/4, ये आ गया। अब इसको कर सकते हो आप, ये देखो 4 से तो 4 गया, इस 2 से चाहो तो इधर इसको 2 कर दो, कैसे भी कर लो, ये कुल मिला के आ रहा है 3/8। तो 4 बच्चों में 2 फ्री ईयर 2 फ्यूज्ड ईयर वालों की प्रोबेबिलिटी हुई 3/8। आंसर क्या रहेगा इसका 1। इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें हैं, पेडिग्री भी है, क्रॉस भी है और प्रोबेबिलिटी भी है। पहले आपको पेडिग्री में जीनोटाइप पता लगेगा, उस जीनोटाइप से आपको जो क्रॉस दिया है वो क्रॉस करके चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी 1/2 1/2 फ्री और फ्यूज्ड की, और उसके बाद फिर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी से आपको इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालना। क्लियर सबको? तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन और अलील रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू हार्डे-विंगबर्ग लॉ। ये ह्यूमन जेनेटिक्स का ही पार्ट है, एक तरह का पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और हार्डे-विंगबर्ग लॉ हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं और इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं। हार्डे-विंगबर्ग लॉ जिसमें अलीलिक फ्रीक्वेंसी को लेकर, पॉपुलेशन में जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। हार्डे-विंगबर्ग लॉ साफ साफ कहता है कि एक लार्ज रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन में किसी भी जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। कब? जब उसमें सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन नहीं हो या नेग्लिजिबल हो। ये सीधा सीधा हार्डे-विंगबर्ग लॉ का स्टेटमेंट है। हार्डे-विंगबर्ग लॉ केवल उन्हीं पॉपुलेशन पर अप्लाई होगा जो लार्ज और रैंडम मैटिंग हो। हार्डे-विंगबर्ग लॉ के लिए ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज एंड रैंडम मैटिंग। पॉपुलेशन हमेशा लार्ज और रैंडम मैटिंग वाली होनी चाहिए।
तो नेचुरल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, रैंडम मैटिंग और लार्ज पॉपुलेशन। स्मॉलर पॉपुलेशन पर हार्डे-विंगबर्ग नहीं चलता है, ठीक है। एंड 3 चीजें यहां पर क्या क्या, सिलेक्शन, म्यूटेशन, ठीक है, एंड माइग्रेशन। इवन और भी फैक्टर है पर 3 तो ये मेन फैक्टर है ही। ये तीनों दे शुड बी एब्सेंट, या तो ये एब्सेंट होने चाहिए और नेग्लिजिबल होनी चाहिए, एब्सेंट और नेग्लिजिबल। हार्डे-विंगबर्ग की अप्लाई होने की ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हार्डे-विंगबर्ग लॉ, जीन और frequency of any gene or allele remain constant generation to generation when population should be large and random mating and selection, mutation, migrations are absent or they are negligible। अब अपने को क्वेश्चन पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कब कांस्टेंट रहेगी, सिलेक्शन अकर्स इन द पॉपुलेशन, अगर सिलेक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं रहेगी। म्यूटेशन रेट इज हाई एंड प्रोड्यूसेस मेनी एलील, तब भी नहीं रहेगी। वन साइडेड लार्ज स्केल माइग्रेशन, बिल्कुल नहीं। ये तीनों तो नहीं होने चाहिए। पॉपुलेशन इज लार्ज एंड रैंडम मैटिंग, ये होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखना है। हार्डे-विंगबर्ग लॉ के लिए क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज एंड रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन, म्यूटेशन, माइग्रेशन, ड्रिफ्ट वगैरह ये चीजें नहीं हो या एब्सेंट हो, तब ये एप्लीकेबल होगा। ओके, तो हार्डे-विंगबर्ग की कंडीशंस ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हार्डे-विंगबर्ग पर ही बेस्ड एक और न्यूमेरिकल है ये, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट फिनोटाइप इन स्टेबल पॉपुलेशन इज 75%। 75% डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप का क्या मतलब हुआ, डोमिनेंट फिनोटाइप बोलो या डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म बोलो, एक ही बात होती है। और ये कितने हैं, 75%। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील पूछा है अपने से, तो अगर डोमिनेंट फिनोटाइप 75% है तो रिसेसिव ऑर्गेनिज्म कितने होंगे, रिसेसिव फिनोटाइप 25% होंगे, ठीक है। रिसेसिव ऑर्गेनिज्म 25% मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.25, और रिसेसिव ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी 0.25 है तो रिसेसिव ऑर्गेनिज्म को हम कैसे मेंशन करते हैं, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, तो क्यू कितना हो जाएगा √0.25 यानी कि 0.5। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को हम क्यू कहते हैं। आपको क्यू चाहिए, एक क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर तो दे ही रखा है, 25% से निकालेंगे तो 0.5 आ जाए। 0.5 का क्या मतलब हुआ 50%। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील 50%। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन पर छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये अपने को ध्यान रखना है। 75% डोमिनेंट दिया है तो अंडरस्टूड है 25% रिसेसिव होगा, और 25% रिसेसिव ऑर्गेनिज्म में मतलब क्यू स्क्वायर हो गया 0.25, तो क्यू हो गया 0.5 यानी कि 50%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हार्डे-विंगबर्ग पर ही एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन है कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल पीटीसी टेस्टर आर 150, देन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। अब इसमें ध्यान रखना कैपिटल टी डोमिनेंट होते हैं और ये टेस्टर होते हैं, और रिसेसिव जो होते हैं ये नॉन टेस्टर होते हैं। टेस्टर डोमिनेंट है, नॉन टेस्टर रिसेसिव है, ये ह्यूमन का कैरेक्टर है। पीटीसी एक केमिकल होता है फिनाइल थायोकार्बामाइड, ठीक है। और पीटीसी जो केमिकल है इसका टेस्ट कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वो डोमिनेंट टेस्टर कहे जाते हैं। और अगर हमसे कहा जा रहा है कि 200 में से 150 टेस्टर हैं, मतलब जो टेस्ट कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है 50 क्या हो गए, नॉन टेस्टर। ये तो हो ही गया। अब अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील चाहिए, अगेन क्यू चाहिए अपने को, तो क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या अपन, देखो क्यू स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 नॉन टेस्टर कितने में से 200 में से, तो ये कितना आ गया 1/4, 1/4 हुआ ना, 1/4 का मतलब 0.25, तो क्यू कितना आ जाएगा 0.5। तो रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 0.5। ये रहा आंसर अपना भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हार्डे-विंगबर्ग पर बेस्ड न्यूमेरिकल पिछले 2-3 सालों में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हार्डे-विंगबर्ग का ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है और इससे हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हार्डे-विंगबर्ग का कैलकुलेशन, हार्डे-विंगबर्ग की जो इक्वेशन है वैसे रहती है वो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ये हार्डे-विंगबर्ग की इक्वेशन ध्यान रखना। अब इसको जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर,
ये होगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ये जो होता है ये होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, ये होगा हेट्रोजाइगस और ये हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। ये सारा ऑर्गेनिज्म में ध्यान रखना, और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। इस इक्वेशन से अपन ने सारे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चैप्टर के अंतिम सेगमेंट यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर पर कुछ बात कर लेते हैं, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन्यूप्लॉइडी। अगर क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट नहीं होता, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है ये नॉन डिसजंक्शन। तो जब भी क्रोमोसोम का पेयर नॉन डिसजंक्शन शो करेगा तो एन्यूप्लॉइडी होगी। कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर 2n कोई सेल है तो इससे n+1 और n-1 वाली दो सेल बनेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर एक पेयर भी सेपरेट होने से रह गया तो एक तरफ एक क्रोमोसोम ज्यादा चला जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन से नहीं होते। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोम में चेंज होने से होंगे। क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो, जीन के अंदर चेंज होने पर तो जीन म्यूटेशन होगा। तो ये तो गलत है। थैलेसेमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस आर मेंडेलियन डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर द डिसऑर्डर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन इन जीन। दो तरह के डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो जीन में म्यूटेशन से होते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्योंकि वो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करते हैं, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो क्रोमोसोम में चेंज होने से होंगे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो जो थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये जीन में म्यूटेशन से होते हैं, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है। देन सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स-लिंक्ड ट्रेट, गलत हो गया। सिकल सेल एनीमिया तो ऑटोसोमल होता है। हेमोफीलिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये भी उल्टा लिख दिया दोनों। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये उल्टे हो गए। तो अगर हम इन स्टेटमेंट में देखें तो 1 and 3 अलोन आर करेक्ट। देखो जरा 1 वाला और 3 वाला, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन सही है हमारा। बाकी सारे ऑप्शन के कंपैरिजन में 1 और 3 जो हैं यही दो करेक्ट है। तो डिजीज से रिलेटेड कुछ जनरल स्टेटमेंट थे, को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट थैलेसेमिया। थैलेसेमिया डिजीज को लेकर के अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है, तो थैलेसेमिया डिजीज के बारे में ध्यान रखना है अपने को। थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया का कंपैरिजन भी आता है। सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन होने से होता है, HbA से HbS। वहां पर बीटा चेन के अंदर जो 6 अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। ठीक है, थैलेसेमिया का मामला अलग है। थैलेसेमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। देखिए अल्फा चेन, बीटा चेन, हीमोग्लोबिन में 2 चेन है। अल्फा चेन का जीन अलग है, बीटा चेन का जीन अलग है। जब अल्फा जीन में म्यूटेशन हो जाता है, अल्फा चेन के अंदर, अल्फा चेन के जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो अल्फा चेन कम बनती है। बीटा में म्यूटेशन हो गया तो बीटा चेन कम बनती है। अब हीमोग्लोबिन में तो 2 अल्फा 2 बीटा जुड़ के हीमोग्लोबिन बनता है। अब हमारी बॉडी में अगर कोई भी एक टाइप की चेन कम बनती है तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है, दूसरी वाली बढ़ जाती है। मान लो अल्फा कम हो रही है तो बीटा बढ़ जाती है, तो हीमोग्लोबिन अल्फा 2 बीटा 2 की जगह अल्फा 1 बीटा 3 हो जाता है। या अल्फा आई नहीं, केवल सारे बीटा लग गए, बीटा 4। तो अगर अल्फा चेन कम है तो उसको अल्फा थैलेसेमिया कहेंगे। बीटा चेन में म्यूटेशन हो गया, बीटा चेन कम हो गई तो अल्फा बढ़ जाती है, उसको हम बीटा थैलेसेमिया कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डिजीज बनता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनते हैं अल्फा 1 बीटा 3, बीटा 1 अल्फा 3, अल्फा 4 बीटा 4 वाले हीमोग्लोबिन, ये बहुत जल्दी डिजेनरेट हो जाते हैं और हमारा ब्लड भी खराब होने लगता है। इसीलिए थैलेसेमिक पीपल को बार बार नया ब्लड बाहर से देना पड़ता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन आरबीसी के डिजेनरेशन की वजह से सीवियर एनीमिया, जॉन्डिस ये सब रहते हैं। तो थैलेसेमिया डिजीज का आउटलाइन पता होना चाहिए, उसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। नाउ दिस ब्लड डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर हेट्रोजाइगस। अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजी, क्योंकि थैलेसेमिया जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, तो दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं तो कैरियर रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ये बात बिल्कुल सही कही है। तो ऑफस्प्रिंग में डिजीज हो सकती है। ठीक है, द डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन जीन
ग्लोबिन चेन दैट मेकअप ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट मेकअप हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक बात है। म्यूटेशन या डिलीशन होता है जिससे कोई ना कोई बीटा चेन या अल्फा चेन कम बनने लगती है, ठीक है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये भी सही है। अपने को इसमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो अपने 3 स्टेटमेंट अभी करेक्ट आ गए। चौथा देख लेते हैं, थैलेसेमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, फॉर्मर कौन, थैलेसेमिया, एंड लेटर सिंथेसाइजिंग एन इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, वाइल द लेटर, लेटर कौन, यहाँ फॉर्मर और लेटर का मतलब है जो पहले लिखा है वो फॉर्मर, जो बाद में लिखा वो लेटर। पहले थैलेसेमिया लिखा है तो थैलेसेमिया लिख रहा है कि क्वालिटेटिव है और ये कोई ग्लोबिन चेन इनकरेक्ट बनती है, और सिकल सेल एनीमिया को कह रहा है कि इट इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो ये तो उल्टा कर दिया। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है, थैलेसेमिया क्वांटिटेटिव है, ये अपना गलत हो गया स्टेटमेंट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो थैलेसेमिया क्वांटिटेटिव डिजीज है, क्वांटिटी ऑफ अल्फा चेन और बीटा चेन अफेक्ट होती है। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिजीज है, क्वालिटी ऑफ बीटा चेन गेट अफेक्टेड, ठीक है। ये कंपैरिजन ध्यान रखना, बड़े अच्छे से आता रहता है, रिसेंटली भी 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन हीमोफीलिया, अब ये मैंने खैर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, हीमोफीलिया डिजीज है, एनसीईआरटी में दी, वहां पढ़ोगे मिल जाएगा। अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, अब यही कई लोग तो डाउट, ये क्या होता है कैस्केड, कैस्केड का मतलब है ग्रुप। सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये ए क्या आ जाएगा यहाँ, क्लोटिंग, और बी क्या रहेगा, ये क्या है, क्लोटिंग, और बी जो रहेगा ब्लड की क्लोटिंग होगी, एंड सिंगल इज अफेक्टेड, सिंगल कट विल रिजल्ट इन सी ब्लीडिंग। अब आप देखो क्लोटिंग, आरबीसी कंटिन्यूस, खैर सी में तो कंटिन्यूस आना ही है। ए जो रहेगा यहाँ पर रहेगा क्लोटिंग, किसकी क्लोटिंग, बी रहेगा ब्लड, और सी जो है वो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। तो आंसर कौन हो गया, ए क्लोटिंग, बी ब्लड, और ये हो गया थर्ड वाला आंसर। अब यहाँ कई लोगों का डाउट होता है क्लोटिंग कोगुलेशन भी लिखा है, देखो कोगुलेशन जो है वो एक तरह से यूं मानो तो प्रोटीन डिसऑर्गेनाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो तो, लेकिन क्लोटिंग ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है। क्लोटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें बकायदा फाइबर से मैश बन के एक प्रोटीन डिपॉजिट होके पूरा एक ढंग से मैश बन के ब्लड रोका जाता है। ये कोई कोगुलेशन जैसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, ब्लड की कोगुलेशन अलग चीज है। क्लोटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोटीन एडिशन का मेथड है जो ब्लड को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो क्लोटिंग अफेक्ट होगा ब्लड का, और कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी अगर एक कट भी लग गया, क्योंकि हीमोफीलिया में तो ये एक भी अगर प्रोटीन फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड अच्छे से रुकेगा नहीं और ब्लीडिंग होती रहेगी। कैस्केड ऑफ प्रोटीन मतलब ग्रुप, क्योंकि क्लोटिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं, ठीक है, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11, 10 जो भी है, तो अलग अलग फैक्टर, तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन है वो, उसमें से अगर एक भी प्रोटीन मिसिंग है तो हीमोफीलिया हो जाता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। नाउ एक और क्वेश्चन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सम स्पर्म कैरीज बोथ सेक्स क्रोमोसोम एंड सम डू नॉट कैरी सेक्स क्रोमोसोम। मतलब यहाँ क्या हुआ, दो तरह के स्पर्म बने, एक तो 22 तो ऑटोसोम प्लस XY, एक तो ये बना, और एक 22 ऑटोसोम प्लस एक भी यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया, 0 हो गया। मतलब मेल के अंदर दो तरह के स्पर्म बने, दोनों एक्स और वाई दोनों एक साथ चले गए, एक में कुछ गया ही नहीं। इफ दिस स्पर्म फर्टिलाइज विद नॉर्मल एग, अब इनका फर्टिलाइजेशन अगर नॉर्मल एग से होता है 22 प्लस X वाले से, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर रेस्पेक्टिवली विल अपीयर। अब आप देखो, ये वाला मेल गेमिट और ये फीमेल गेमिट अगर फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, ये 44 प्लस XXY, ये बना XXY बनेगा, और ये दोनों फर्टिलाइज हुए तो 44 क्रोमोसोम प्लस X 0 रह जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। XXY जो होता है ये क्या है, ये हम जानते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और X0 होता है टर्नर सिंड्रोम। अगर ये दोनों गैमेट यूज हुए तो
किससे, एक्स वाई वाले से तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो पहले एक्स वाई वाला दिया है तो उससे तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बनेगा, और जीरो वाले से बनेगा एक्स जीरो टर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाए। तो ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से किस तरह से क्लिनफेल्टर और टर्नर बनते हैं वो बता रखा है इस क्वेश्चन के थ्रू, कि अगर मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हो जाए और दोनों एक्स वाई क्रोमोसोम एक ही गैमेट में चले जाए और एक गैमेट में कुछ नहीं जाए, तो दो तरह के एबनॉर्मल स्पर्म बनेंगे। एक तो वो स्पर्म होंगे जिसमें 22 ऑटोसोम के साथ एक्स वाई होगा, और एक वो ऑटोसोम स्पर्म होंगे जिसमें खाली 22 ऑटोसोम में एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है। अब अगर एक्स वाई वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो एक्स एक्स वाई कॉम्बिनेशन बनेगा जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, और अगर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है वो अगर फ्यूज होता है तो एक्स जीरो कंडीशन बनेगी टर्नर सिंड्रोम की। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर। एक और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस इज द मैच द कॉलम सिंपली। इससे कम से कम एक डिजीज को थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हम जानते हैं ये होता है 21st ट्राइसोमी, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, और वो भी कौन सा, 21st। ठीक है। क्राइडुचेट सिंड्रोम जो है ये किस वजह से होता है, डिलीशन इन 5th क्रोमोसोम। ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का कॉम्बिनेशन होता है एक्स एक्स वाई, और टर्नर सिंड्रोम होता है एक्स जीरो। पहले तो अपने को याद आना चाहिए। ठीक है। अब इन एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम किस में हुआ, क्लिनफेल्टर के अंदर हो गया ये लो। लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट गया, ये क्राइडुचेट में हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये टर्नर सिंड्रोम हो गया। प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये डाउन सिंड्रोम ले लो, ये हो गया। ये तो वैसे भी एक एक्स्ट्रा दे रखा। अब आपको ना मैच कर लो, ए वाला जो है एस के साथ मैच हो रहा है, ये देखो ए एस 3 में, तो ये तो एक हट गया। फिर बी वाला जो है वो क्यू से मैच हो रहा है, बी क्यू और बी क्यू तीनों में ही है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाला सी जो है वो पी से होगा, या तो क्यू हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पहला आंसर हो गया अपना। ठीक है। इन डिजीज के अकॉर्डिंग आपको उनका पार्ट मैच करना है। तो ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। सो विद दिस जेनेटिक डिसऑर्डर पार्ट, दिस इज you know already that this is the last part of principle of inheritance and variation chapter। तो यहाँ हम जेनेटिक डिसऑर्डर तक आते आते हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैंने इस चैप्टर के लगभग हर इंपॉर्टेंट हिस्से से क्वेश्चन उठाए, और क्वेश्चन के साथ साथ हमने इसको डिस्कस भी किया है। इन क्वेश्चन के साथ साथ उनके आसपास की चीज़ें भी हमारी रिकॉल हो जाती हैं और हुई भी होंगी। अलग अलग तरह के डिजीज़, पेडिग्री कैसे सॉल्व करना है, या फिर आपके हार्डे विंगर के क्वेश्चन कैसे करने हैं, लिंकेज के क्वेश्चन कैसे करने हैं, सेक्स लिंकेज के क्वेश्चन, और क्रोमोसोमल थ्योरी और एनसीईआरटी के अंदर जो लिंकेज की बातें दी गई हैं, उन सब को हमने क्वेश्चन के थ्रू एक बार को रिकॉल किया। ठीक है। तो अच्छी तरह से तैयार करें इन चीज़ों को और भी। तो ये हमारा इन 2 पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर कंप्लीट होता है।